पांडवों ने जब 12 वर्ष वनवास के पूरे कर लिए तब उन्हें अज्ञातवास पूरे करने की योजना बनानी पड़ी। दोस्तों, जैसा कि आपको पहले बता चुके हैं कि वनवास के साथ 1 वर्ष का अज्ञातवास भी रहना था, और उस अज्ञातवास में यदि पांडव पहचान लिए जाते कौरवों के द्वारा तो पांडवों को पुनः 12 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ता और साथ ही फिर से 1 वर्ष का अज्ञातवास झेलना पड़ता। यह प्रक्रिया सतत चलने वाली थी, लगातार। इसलिए अज्ञातवास की जो अवधि थी उसको कहाँ बिताया जाए, कैसे बिताया जाए, इस पर पांडव विचार करने लगे। वनवास का समय पूरा हो चुका था। अब अज्ञातवास का समय पूरा करने के लिए उन्होंने हस्तिनापुर से दूर का स्थान नहीं चुना। दोस्तों, सबको पता होता है जब व्यक्ति अज्ञातवास में होता है तो जिस व्यक्ति को खोजना होता है उससे वह दूर चला जाता है और दूर जाकर छिपने का प्रयत्न करता है। अच्छा, जो व्यक्ति उसको ढूंढ रहा होता है वह भी दूर दूर तक ढूंढवाता है, पास में अपने नहीं ढूंढता, क्योंकि वो समझता है कि हमारे पास में तो रहेगा ही नहीं, इसलिए दूर दूर तक ढूंढो। यही कार्य पांडवों ने किया और उन्होंने मत्स्यराज की राजधानी जो विराटनगर के राजधानी विराटनगर थी, विराटनगर के जो महाराज विराट थे उनकी नगरी में, जो कि हस्तिनापुर से ज़्यादा दूर नहीं थी, उनकी नगरी में अपना अज्ञातवास गुजारने की योजना बनाई। दोस्तों, आज के दौर में फ़ोटो सबकी प्रचलित है और जो राजकुमार होते थे उनकी फ़ोटो इतनी दूरी तक नहीं जाती थी। ऐसे ही पांडवों की भी फ़ोटो अन्य राजाओं तक नहीं जाती थी, क्योंकि वो कुरुवंश के जो राजा होते थे उनको जानते और पहचानते थे। दोस्तों, पांडवों ने भी भेष बदला और भेष बदलकर वह पहुंच गए विराटनगर। और जब वह विराटनगर पहुँचे तो वहाँ पर नौकरी करने के लिए बात की। विराटनगर में युधिष्ठिर ने जो इंटरव्यू दिया अपना, वह दिया जुआ खेलने वाले सभासद के रूप में, कि वो जुए के माहिर खिलाड़ी हैं। दोस्तों, जुआ जो खेलने वाला व्यक्ति होता है वो राजा का मनोरंजन करता था, वो सभासद, और राजा के साथ रहता था। अच्छा, चलो ठीक है, धर्मराज जी ने तो ये काम ले लिया। अब नंबर आता है भीमसेन का। भीमसेन ने भोजनालय संभाला, क्योंकि उनको खाने में अत्यंत रुचि थी। तो उन्होंने सोचा कि भोजनालय संभाला जाए, काम तो ज़्यादा ज़रूर पड़ेगा लेकिन भरपूर खाना भी मिल जाएगा, भरपेट खाना मिलेगा, इच्छा तृप्त रहेगी। भीमसेन ने भोजनालय का काम संभाला। अर्जुन जब स्वर्ग गए थे तो वहाँ अप्सरा इन पर मोहित हो गई थी और अर्जुन ने उनको माँ समान बताकर उनसे विवाह करने से इनकार कर दिया था। इसलिए मेनका अप्सरा ने इनको श्राप दे दी थी कि जा, तू 1 वर्ष के लिए किन्नर बन जाएगा। तूने मुझे ठुकराया है। कोई भी देवता, सुर, असुर, नाग, गंधर्व, कोई भी मुझे ठुकराता नहीं है। हर कोई मुझे पाना चाहता है, लेकिन मैं तुझे पाना चाहती थी और तूने मुझे ठुकरा दिया है।
तो मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू 1 वर्ष तक नपुंसक का जीवन व्यतीत करेगा। अर्जुन के पास यही वह 1 वर्ष का समय था जब वह नपुंसक बन करके अपने अज्ञातवास को पूरा कर सकते थे, और उन्होंने उस 1 वर्ष को इसी समय के लिए चुना और ब्रह्मनला बन करके उन्होंने राजकुमारियों को जो वाद्य यंत्र होते हैं, नृत्य होता है, उसको सिखाने का काम ले लिया। नकुल ने घुड़साल संभाली और सहदेव ने गौशाला। दोस्तों, 5 भाइयों को काम मिल गया, लेकिन सीधे नहीं मिला है। अभी तो इन्होंने चुना कि हमें क्या काम लेना है। फिर ये विराट महाराज के पास पहुँचे और उनको इंटरव्यू दिया अपना, जिसमें इन्होंने बताया कि मैं पांडवों का सेवक हूँ और उन्हें वनवास हो गया है। अब हमारा हस्तिनापुर में तो गुजारा बसारा होगा नहीं, अतः मैं चाहता हूँ कि आपके राज्य में मैं नौकरी करके अपना भरण पोषण कर लूँ। सब ने अलग अलग बताया। वहीं पांचाली, वह महारानी की दासी के रूप में काम के लिए गईं। विराट नरेश को जब ये पता चला कि ये पांडवों के सेवक हैं, तो उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक उन्हें अपने यहाँ स्थान दे दिया, नौकरी दे दी उनको। दोस्तों, भले ही विराट नरेश ये नहीं पहचानते थे कि पांडव युधिष्ठिर कैसे हैं, भीम क्या हैं, कैसे हैं, अर्जुन कैसे हैं, लेकिन उनके चरित्र को जरूर जानते थे। वह जानते थे कि पांडव सत्य के पथ का अनुकरण कर रहे हैं, और यही सोचते हुए उन्होंने उनके सेवकों को भी सम्मान देते हुए जो कार्य उन्होंने मांगा उन्हें दे दिया गया। दोस्तों, अब धर्मराज तो महाराज को वही जुए का खेल खिलाते थे, वो भी प्रसन्न रहते थे, दोनों लोग प्रसन्न रहते थे। भीमसेन रसोई भोजन बनाते थे और जम के खाते थे। अर्जुन नृत्य कला सिखाते थे उत्तरा को, जो कि विराट नरेश की पुत्री थी, और उनके पुत्र का नाम उत्तर था। सहदेव और नकुल अपने अपने कामों में लगे हुए थे, गौशाला और घुड़साल में। अब समस्या ये थी कि विराट नरेश का एक साला था, और साले का नाम था कीचक। कीचक बहुत बलवान था। जितने बलवान भीम थे, उतना ही बलवान कीचक था, उतना ही बलवान दुशासन था, उतना ही बलवान दुर्योधन था। दोस्तों, कीचक के पास भी 10,000 हाथियों का बल था। कीचक को ये वरदान था कि यदि उसकी पीठ जमीन पर लग जाती तो उसके पास 10,000 हाथियों का बल आ जाता था। दूसरी तरफ भीम को वरदान था, अगर वो घुटने टेक देते तो 10,000 हाथियों का बल आ जाता। अब कीचक, जो कि विराट नगर का सेनापति था, तो कीचक अक्सर युद्धों में जाया करता था। कई राजाओं को उसने परास्त भी किया था, और उन्हें परास्त करके अपने साम्राज्य की सीमा भी बढ़ाई थी। विराट नगर से पड़ोसी राजा डरते नहीं थे, लेकिन कीचक से डरते थे, क्योंकि कीचक वास्तव में बलवान था। अब कीचक जब विराट नगर के महल में पहुंचा तो उसे पांचाली दिखाई दी, इसको शैलेंद्री के नाम दिया गया। तो शैलेंद्री को ज्यों ही उसने देखा, स्वाभाविक था, पांचाली कितनी खूबसूरत थी कि उनकी सुंदरता का बखान करना एक सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। दोस्तों, वह
पांचाली पर मोहित हो गया, और मोहित इस तरह से हुआ कि वह किसी भी स्थिति में पांचाली को पाना चाहता था। पांचाली को भी कीचक की कुदृष्टि का आभास हो गया, लेकिन कर भी क्या सकती थी। 1 वर्ष तो वहाँ गुजारना ही गुजारना था। अगर वहाँ से हटते तो दुर्योधन के एक से एक बेहतर गुप्तचर चारों तरफ उनका पता लगाने के लिए भ्रमण कर रहे थे। ऐसी स्थिति में सबको संयम से काम लेना था। कीचक था कि मानने वाला नहीं था। उसने अपनी दीदी विराट नरेश की महारानी जो थी, उनसे शैलेंद्री को मांगा तो उन्होंने डांट दिया। उन्होंने कहा कि ये मेरी सेवा के लिए है, तुम इसकी तरफ निगाह मत डालो। लेकिन कीचक कहाँ मानने वाला था। वो जानता था कि विराट नरेश तो हमारी दम पर ही फूलते हैं, ये जो विराट नगर है ये मेरी दम पर ही बना हुआ है। तो उसने क्या किया, पांचाली को वह अकेले में परेशान करने लगा और पांचाली से अकेले मिलने की बात करने लगा कि मुझे एकांत में मिलिए। अब समस्या ये थी कि पांचाली एकांत में कैसे मिल सकती थी। ये बात पांचाली ने अपने 5 पतियों को बताई, और जब 5 को ये बात पता चली तो 5 ने मिलकर एक योजना बनाई और पांचाली से कहा कि ठीक है, अगली रात्रि में तुम कीचक से कह देना कि अगली रात्रि में अकेले मैं तुमसे मिलने आऊँगी और एकांत में मेरा इंतज़ार करना, मेरी प्रतीक्षा करना। दोस्तों, ज्यों ही पांचाली ने कीचक से ये कहा कि ठीक है, मैं आपसे एकांत में भेंट करूंगी, मैं भी चाहती हूं कि आपसे मेरी भेंट हो जाए, कीचक अत्यंत प्रसन्न हो गया और उसने एकदम एकांत स्थान चुना, बताया कि वहां आपको आना है। इधर पांडवों ने योजना बनाई कि अब जाएगा कीचक के पास कौन। तो कीचक के पास जाने के लिए भीमसेन तैयार हुए। भीमसेन भी पवन पुत्र हैं, बहुत बल है उनके। जब वो जाने के लिए तैयार हुए तो धर्मराज ने उनसे कहा कि देखिए, हमारा भेद किसी को न पता चल जाए, क्योंकि कीचक को भी कौन मार सकता है ये सबको पता है, इसलिए बहुत संयम से काम लेना। भीमसेन ने कहा कि आप चिंता मत करिए। दोस्तों, पांचाली की जगह पर भीमसेन गए और जब वो घुंघरुओं की आवाज़ आई, पायलों की झनकार आई और वह चुनरी ओढ़े हुए एक महिला नजर आई तो कीचक मदहोश हो गया। कीचक मदिरा पान करने लगा और जब पहुँचे, ज्यों ही पल्लू उठाया तो सामने भीमसेन थे और भीमसेन को देखकर कीचक भयभीत सा हो गया। लेकिन फिर भी वह बलवान था तो उसने युद्ध करना शुरू कर दिया। मल्ल युद्ध, द्वंद्व युद्ध होने लगा और उस मल्ल युद्ध में भीमसेन ने कीचक को मृत्यु के घाट उतार दिया। अब कीचक ज्यों ही मरा तो पांडवों ने मिलकर विराट नगर में फैला दिया कि रात्रि के समय में गंधर्वों ने कीचक की हत्या कर दी। दोस्तों, ये बात धीरे धीरे कहाँ पहुँची? हस्तिनापुर पहुँच गई। और जब हस्तिनापुर ये बात पहुँची कि कीचक की हत्या हो गई है, कीचक का वध हो गया है और रात्रि में गंधर्वों ने कीचक का वध कर दिया है, तब हस्तिनापुर नरेश और दुर्योधन के मामा मित्र कर्ण और भाई दुशासन सहित सबने विचार किया कि ऐसा संभव नहीं है
कि गंधर्वों ने कीचक को अकेले मारा हो। कीचक को जो लोग मार सकते हैं उन्हें मैं जानता हूँ। ऐसा तो नहीं पांडव भी विराट नगर में ही हों। दोस्तों, इसका पता लगाने के लिए वह आगे काम करते और इसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि कैसे और क्या किया उन्होंने, किसके कहने पर किया। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।